गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, अपना चल रहा था बेटा वाष्पोत्सर्जन लेसन 7, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में। किसके बारे में? रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में। और रंध्र गति मैंने आपको बताया था रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? रंध्र गति कहलाती है। अब रंध्र किस प्रकार खुलते हैं, किस प्रकार बंद होते हैं, इसे समझाने के लिए अनेक परिकल्पनाएं दी गई, जिसमें से आप 2 परिकल्पना पढ़ चुके हो। एक तो जेडी सायरे की परिकल्पना, किसकी बेटा? जेडी सायरे की परिकल्पना, जो कि मंड शर्करा परिवर्तन पर आधारित है। जो दूसरी परिकल्पना थी वो स्टीवार्ड के द्वारा दी गई। कौन सी परिकल्पना? स्टीवार्ड परिकल्पना। ये आप डिटेल से पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे तीसरी परिकल्पना के बारे में, सक्रिय पोटेशियम आयन। सक्रिय पोटेशियम आयन, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफर थ्योरी, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये आप प्रीवियस में पढ़ चुके थे, प्रीवियस लेक्चर में। बेटा बात करते हैं अपन किसके बारे में? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के बारे में। ये जो परिकल्पना है वो बेटा एक जापानी वैज्ञानिक थे। जापानी वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक थे जापानी वैज्ञानिक। एक तो था इमामुरा, एक का नाम क्या था बेटा? इमामुरा। एवं जो दूसरा वैज्ञानिक था उसका नाम था फ्यूजिनो। और 1959 में ये प्रतिपादित की गई। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत परिकल्पना जापानी वैज्ञानिक इमामुरा एवं फ्यूजिनो के द्वारा 1959 में 1959 में क्या की गई बेटा? प्रतिपादित की गई। लेकिन बाद में इस परिकल्पना को रूपांतरित किया। जैसे आपको पता है जेडी सायरे की परिकल्पना को किसने रूपांतरित किया? स्टीवार्ड ने। इसी प्रकार इमामुरा एवं फ्यूजिनो की इस परिकल्पना को लेविट ने रूपांतरित किया। किसने बेटा? लेविट ने क्या किया? इसमें थोड़े से परिवर्तन किए, इसको रूपांतरित किया। और वर्तमान में ये जो सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत है। क्या है? सर्वमान्य सिद्धांत। स्टोमेटल मूवमेंट का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, जो कि इमामुरा एवं फ्यूजिनो के द्वारा प्रतिपादित किया गया और लेविट ने इसको क्या किया? रूपांतरित किया। अब देखो बेटा, रंध्र इस सिद्धांत के अनुसार इमामुरा, फ्यूजिनो व लेविट के अनुसार रंध्र किस प्रकार खुलते हैं और किस प्रकार बंद होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। चलो इसको मिटा देता हूं, दोनों परिकल्पनाओं को। ये तो पढ़ ही चुके हो आप। देखो बेटा, नॉर्मली आप जानते हो, सुनते हो कि दिन में रंध्र खुलते हैं और रात में रंध्र बंद होते हैं। तो दिन में बात कर रहे हैं अपन प्रकाश में। दिन में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है।
क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? पादप कौन सी क्रिया करते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। दिन के समय बेटा जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? गार्ड सेल, है ना। द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए स्थान को क्या कहते हैं? अपन रंध्र कहते हैं। और द्वार कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी, जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनमें राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जीव द्रव्य भी होता है। और इनकी जो भीतरी भित्ति होती है वो मोटी होती है, और बाहरी भित्ति बेटा कैसी होती है? पतली होती है। एक बीज पत्रियों में ये डंबलाकार होते हैं, और द्विबीज पत्रियों में कैसे होते हैं? किडनी शेप होते हैं, ना, वृत्ताकार होते हैं। जो गार्ड सेल है बेटा, गार्ड सेल में निर्माण होता है मैलिक अम्ल का। किसका निर्माण होता है? द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण हुआ? मैलिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। ये मैलिक अम्ल बन गया। कहाँ बना मैलिक अम्ल? द्वार कोशिकाओं में ये मैलिक अम्ल बन गया। अब बेटा क्या होता है? ये जो मैलिक अम्ल है इसका होता है वियोजन। क्या होता है? मैलिक अम्ल का वियोजन होता है। अर्थात जो मैलिक अम्ल है, क्या है? जो मैलिक अम्ल है वियोजित होकर मैलेट प्लस H पॉजिटिव आयन बनाता है। क्या बनाता है? मैलेट प्लस H पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक, मैलिक अम्ल गार्ड सेल में बना, मैलिक अम्ल का वियोजन हुआ, मैलिक अम्ल का वियोजन मैलेट प्लस H पॉजिटिव आयन में हुआ, प्रोटॉन में हुआ। अब बेटा क्या होता है कि आपको पता है कि द्वार कोशिकाओं के पास क्या होती हैं? कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो क्या होता है कि सहायक कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं से K पॉजिटिव आयन, पोटेशियम आयन, सहायक कोशिकाओं से K पॉजिटिव आयन गार्ड सेल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। गार्ड सेल में क्या करते हैं बेटा? प्रवेश करते हैं। और H पॉजिटिव आयन किस में थे? गार्ड सेल में। अब गार्ड सेल से सहायक कोशिकाओं में क्या आते हैं? H पॉजिटिव आयन आते हैं। अर्थात H पॉजिटिव जो आयन हैं बाहर निकलते हैं। देखो बेटा क्या होता है, सुनो। मैलेट प्लस H पॉजिटिव आयन बन गया। कहाँ बना? द्वार कोशिकाओं में। द्वार कोशिकाओं में जो H पॉजिटिव आयन हैं वो सहायक कोशिकाओं में आते हैं, और सहायक कोशिकाओं में जो K पॉजिटिव आयन होते हैं वो कहाँ प्रवेश करते हैं? गार्ड सेल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? गार्ड सेल में क्या करते हैं बेटा? प्रवेश करते हैं। अब सुनो, तो गार्ड सेल में बेटा क्या हो गया? देखो क्या पहुंच गए। एक तो है ना मैलेट है, क्या है? मैलेट है, और क्या है? K पॉजिटिव आयन है। क्या है? गार्ड सेल में मैलेट पहले से ही है, और K पॉजिटिव आयन कहाँ से पहुंच गया? सहायक कोशिकाओं से। और ये मैलेट K पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर पोटेशियम मैलेट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? पोटेशियम मैलेट का
किसका निर्माण करता है? पोटेशियम मैलेट का क्या करता है? निर्माण करता है। इस पोटेशियम मैलेट के कारण, किसके कारण? पोटेशियम मैलेट के कारण जो गार्ड सेल होती हैं उनकी सांद्रताओं में, किसमें बेटा? या परासरणी मात्रा सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। गार्ड सेल की परासरण सांद्रता में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। ठीक, किसके कारण हुई वृद्धि? सांद्रता में वृद्धि किसके कारण हुई? पोटेशियम मैलेट के कारण हुई। क्या हुई? पोटेशियम मैलेट के कारण हुई। अब जब सांद्रता में वृद्धि होती है तो जल का क्या करता है बेटा? ये क्या करेगी? अवशोषण। क्या करेगी? अर्थात अंतः परासरण की क्रिया होती है। क्या होती है? अंतः परासरण के फलस्वरूप, अंतः परासरण के फलस्वरूप, अंतः परासरण के फलस्वरूप जो द्वार कोशिका होती है, गार्ड सेल, क्या हो जाती है? स्फीत हो जाती है। अब आप जानते हो जब गार्ड सेल स्फीत हो गई तो क्या होगा बेटा? द्वार कोशिका ये है ना, इनकी जो भीतरी भित्ति है वो मोटी होती है, बाहर की पतली। जैसे स्फीत होगी तो बाहर की ओर खिंचाव होगा नहीं होगा, और अंदर क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर्थात स्टोमेटा और पंड, है ना, रंध्र खुल जाते हैं। समझ में आया? दोबारा से समझो ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दिन के समय क्या होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? मैलिक अम्ल का। और ये मैलिक अम्ल गार्ड कोशिकाओं में होता है। इस मैलिक अम्ल का गार्ड कोशिकाओं में वियोजन होता है, अर्थात मैलिक अम्ल मैलेट प्लस H पॉजिटिव आयन में टूटता है। ठीक, अब ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं सहायक कोशिकाओं से घिरी होती हैं। ये H पॉजिटिव आयन तो कहां पर आ जाते हैं? सहायक कोशिकाओं में। जैसे मान लिया जैसे ये रंध्र है, ठीक है बेटा, ये किससे हैं? सहायक कोशिकाओं से। ये क्या है? सहायक कोशिका। ये द्वार कोशिका और ये सहायक कोशिका। अब यहां से इन द्वार कोशिकाओं से, किससे? द्वार कोशिकाओं से H पॉजिटिव आयन तो कहाँ जाते हैं? सहायक कोशिकाओं में। और सहायक कोशिकाओं से K पॉजिटिव आयन कहाँ जाते हैं? द्वार कोशिकाओं में। ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर आपको पता है मैलेट पहले से ही है, K पॉजिटिव आयन और आ गए, तो ये जो पोटेशियम आयन है मैलेट के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पोटेशियम मैलेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पोटेशियम मैलेट का। और पोटेशियम मैलेट के कारण जो गार्ड सेल है, रक्षक कोशिका है, जो द्वार कोशिका है, उसकी परासरणी सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब परासरणी सांद्रता में वृद्धि होगी तो अंतः परासरण होता है। अंतः परासरण के द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल अंदर की ओर गार्ड सेल में क्या करेगा? प्रवेश करता है। ठीक, जल अंतः परासरण के फलस्वरूप बाहर से अंदर की ओर बेटा क्या करेगा? प्रवेश करेगा, जिससे जो द्वार कोशिका है वो क्या हो जाती है? स्फीत हो जाती है। और द्वार कोशिका के स्फीत होने से क्या होते हैं? रंध्र खुल जाते हैं। ठीक, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नीचे आएगा नहीं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रंध्र बंद होने की क्रिया भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ले लिया। चलो मैं इधर बता रहा हूं अब आपको तुलनात्मक रूप से।
या मिटा दो इसको, चलो कोई बात नहीं, साइड में बता देता हूं मैं। देखो बेटा, ये तो बात थी अपनी कब, दिन के समय अर्थात प्रकाश में। अब बात करते हैं अपन कब, रात्रि में। अर्थात रात्रि में क्या होता है बेटा, अंधेरा, अंधेरे में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? नहीं ना। वैसे प्रकाश संश्लेषण रात और दिन चलता है। रात में CO2 का एसिमिलेशन होता है। क्या होता है? CO2 का क्या होता है बेटा, एसिमिलेशन होता है। और दिन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है, जिससे जल का क्या होता है, प्रकाश अपघटन होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो, प्राय रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और आपको पता है रात्रि के समय CO2 की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है उपरंध्रीय गुहा में। किसमें बेटा? उपरंध्रीय गुहा में CO2 की सांद्रता या मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। अब CO2 की उपस्थिति के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, CO2 की उपस्थिति के कारण ABA हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल, जानते हो निरोधी हार्मोन है, ABA हार्मोन सक्रिय होता है। CO2 की उपस्थिति के कारण जो ABA हार्मोन है, ABA हार्मोन क्या होता है बेटा, सक्रिय होता है। और ABA हार्मोन के सक्रिय होने से जो गार्ड कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं में के पॉजिटिव आयन था वो बाहर निकलने लग जाता है। गार्ड सेल से, द्वार कोशिकाओं से के पॉजिटिव का बहिर्गमन होने लग जाता है। गार्ड सेल से के पॉजिटिव का क्या होने लग जाता है बेटा, बहिर्गमन होने लग जाता है। अर्थात के पॉजिटिव आयन बाहर निकलने लग जाते हैं। अब जब के पॉजिटिव आयन जब बाहर निकलने लग गए, क्या हो गए बेटा, जब के पॉजिटिव आयन जब बाहर निकलने लग गए तो जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल की परासरण सांद्रता में देखो प्रवेश करते हैं तो परासरण सांद्रता में वृद्धि होती है, और बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, परासरणी सांद्रता में क्या होती है बेटा, कमी होती है। ठीक, क्या होती है, परासरणी मात्रा में या परासरणी सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, जिससे जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती है, पिचकी हुई हो जाती है, सलत हो जाती हैं। गार्ड सेल सलत हो जाती हैं, किसके कारण, परासरणी सांद्रता में कमी के कारण। जो द्वार कोशिकाएं हैं, क्या हैं, द्वार कोशिकाएं हैं बेटा, वो क्या हो जाती हैं, सलत हो जाती हैं। और द्वार कोशिकाओं के सलत होने से आपको पता है जो रंध्र हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। क्लियर? ठीक, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो उधर तो मैंने कि इमाम उरावे फ्यूजनो तथा लेविट के अनुसार रंध्र किस प्रकार खुलते हैं वो बताया, और इधर रंध्र किस प्रकार बंद होते हैं यही बताया, है ना। रंध्र
बंद कैसे होते हैं? रात्रि के समय CO2 की मात्रा में उपरंध्रीय गुहा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। CO2 के कारण जो ABA हार्मोन होता है, FCC जो अम्ल होता है ना बेटा, वो परिणामय होता है। ABA सक्रिय हो जाता है, जिससे ABA के सक्रिय होने से जो गार्ड सेल में जो K पॉजिटिव आयन है उनका बहिर्गमन अर्थात बाहर की ओर निष्कासन होने लग जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। परासरणी सांद्रताओं में कमी होने के कारण द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? सलत हो जाती हैं, पिचकी हुई हो जाती हैं और अंदर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करते हैं बेटा वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कि वाष्प के रूप में जो होने वाली जल हानि है पादपों में, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बेटा इन कारकों को अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक तो है एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक। क्या है बेटा? बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर, या इनको वातावरणीय कारक भी कहते हैं। और बेटा जो दूसरे कारक हैं वो हैं आंतरिक कारक। कौन से कारक? आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य कारकों के बारे में। वे बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो ट्रांसपायरेशन की रेट को, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो बाह्य कारक हैं बेटा वो वातावरणीय कारक हैं। क्या है? वातावरणीय कारक हैं। सबसे पहला कारक लेते हैं अपन लाइट, प्रकाश। देखो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? रंध्र खुलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में दिन में बेटा अधिकांश रंध्र क्या होते हैं? खुलते हैं, ओपन होते हैं, स्टोमेटा और ओपन्ड। ओके, प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में जो स्टोमेटा है वो क्या होते हैं? खुलते हैं, है ना। प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? ओपन्ड होते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो आपको पता है ट्रांसपायरेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसपायरेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। और आपको पता है जो प्रकाश है अप्रत्यक्ष रूप से तापमान में क्या करता है? वृद्धि करता है। और जब तापमान में वृद्धि होती है तो ट्रांसपायरेशन की रेट में, वाष्पोत्सर्जन की दर में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। दोबारा से सुनो, प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा खुलते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, और जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगा। ओके, ठीक। अधिक प्रकाश की उपस्थिति में अधिक क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रकाश
के अधिक होने से अप्रत्यक्ष रूप से किसमें वृद्धि होती है बेटा? तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक। दूसरा कारक है वायु, एयर। क्या है बेटा? वायु है। देखो वायु की स्पीड क्या है ना? तेज वायु में जब वायु तेज चलती है तो क्या होता है? जो पर्ण से जो नमी होती है, जो पर्ण की जो नमी होती है उसमें क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है। तेज वायु से नमी में क्या होती है? कमी होती है। और जब नमी में कमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर में बेटा क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि नमी में कमी होने से जो शुष्क वायु है वो किसकी संपर्क में आती है? पर्ण सतह के संपर्क में आती है। और पर्ण सतह के संपर्क में आने से वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। अब तीसरा कारक अपन डिस्कस करते हैं कि मृदा में जल की मात्रा या मृदा में प्राप्य जल की मात्रा, मृदा में प्राप्य जल की मात्रा, अवेलेबल वाटर। ठीक है बेटा? मृदा में जल की मात्रा, जब मृदा में बेटा जल नहीं होगा तो क्या वाष्पोत्सर्जन होगा? नहीं होगा। जल है तो वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या होगा? अर्थात मृदा में जल की कमी होने पर किस पर बेटा? है ना, अगर जल की मात्रा में क्या है? कमी, तो वाष्पोत्सर्जन की दर, जो वाष्पोत्सर्जन है उसमें भी बेटा क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। अर्थात जल के ऊपर डिपेंड करता है। हानि किसकी होती है? जल की। जब जल नहीं है तो क्या वाष्पोत्सर्जन होगा? नहीं होगा। ओके। इसका बेटा जो चौथा कारक है वो है तापमान। वैसे तापमान मैंने बता दिया आपको ऊपर ना, प्रकाश के अप्रत्यक्ष रूप में जो तापमान है। देखो बेटा क्या होता है? तापमान में वृद्धि होने से, टेम्परेचर में जब वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक जो आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसमें क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। जब आपेक्षिक आर्द्रता कम होगी तो ट्रांसपायरेशन की जो रेट है या जो ट्रांसपायरेशन है उसमें क्या होगी बेटा? वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने से अपेक्षिक आर्द्रता में कमी होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब बात करते हैं अपन कौन से कारकों के बारे में? आंतरिक कारकों के बारे में। ठीक है बेटा, ये तो कौन सी कारक हो गए? बाह्य कारक। दोबारा से और बता दूंगा एक बार। अब बात करते हैं अपन कौन से कारकों के बारे में? बाह्य कारक के बारे में, है ना। सबसे पहले बात करते हैं पर्ण की संरचना के बारे में। पर्ण की संरचना किसकी बात? पर्ण की संरचना के बारे में। देखो ट्रांसपायरेशन का, अगर जलीय पादप है तो ट्रांसपायरेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा परेशानी किस में आती है? अगर शुष्क आवास के जो पादप हैं, अगर उनमें वाष्पोत्सर्जन अधिक हो गया तो पादपों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो जो शुष्क आवास में जो पादप पाए जाते हैं, अर्थात मरुद्भिद आवास में जो पादप पाए जाते हैं, शुष्क आवास के जो पादप हैं, जानते हो आप उसकी विशेषताओं के बारे में? मोटी क्या होती है? उनमें क्यूटिकल होती है, मोटी उपत्वचा होती है, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए क्या होते बेटा? रंध्र होते हैं। ठीक। और ये
जो कैरेक्टर है ये ट्रांसपायरेशन की रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन की जो रेट है, ये जो कारक हैं बेटा दोनों, जो ट्रांसपायरेशन है ना, इसकी रेट में क्या करते हैं, कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या करते हैं, कमी करते हैं। ठीक है ना। अब रंध्रों की संख्या पर भी डिपेंड करती है। अगर रंध्र अधिक होंगे तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, और यदि रंध्र कम होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर में भी बेटा क्या होती है, या वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं अपन मूल प्ररोह अनुपात के बारे में। शूट एंड रूट रेशो, मूल प्ररोह अनुपात ना, रूट शूट रेशो, मूल प्ररोह अनुपात। और जब इस अनुपात में, मूल प्ररोह अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा, जब इसमें मूल प्ररोह अनुपात में जब वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है वाष्पोत्सर्जन की दर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर। मूल प्ररोह अनुपात में वृद्धि होने से वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक। अगला कारक ना, पर्ण का दिक् विन्यास। पर्ण का दिक् विन्यास, ओरिएंटेशन, लीफ ओरिएंटेशन। देखो बेटा, पर्ण ये है और प्रकाश यूं गिरता है। क्या गिरता है, प्रकाश समकोण पर क्या होता है बेटा, समकोण बन रहा है ना यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से अगर प्रकाश पर्ण के या जो आपतित विकिरण के समकोण पर है, पर्ण का दिक् विन्यास, यदि पर्ण का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के समकोण पर है तो आपको पता है पर्ण के तापमान में वृद्धि होती है, ट्रांसपायरेशन की जो रेट है वो अधिक होगी। और यदि समांतर है ना, आपतित विकिरण और पर्ण का दिक् विन्यास क्या है, समांतर है, इस प्रकार का समांतर है, तो जो ट्रांसपायरेशन है उसमें कमी होती है या उसकी दर कम होती है। अगर समकोण पर है, कैसा है बेटा, समकोण पर है, तो जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। समकोण पर होने पर, आपतित विकिरण के समकोण पर होने पर क्या होता है, ट्रांसपायरेशन अधिक होता है। और पैरेलल होने पर, समांतर होने पर बेटा क्या होता है, जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या होता है बेटा, कम होता है, उसमें क्या होती है, कमी होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट से। दोबारा से समझ लो, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं जिससे ट्रांसपायरेशन की रेट में वृद्धि होती है। प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से तापमान में वृद्धि करता है जिससे भी ट्रांसपायरेशन की रेट में वृद्धि होती है। तेज वायु में जो पर्ण की सतह की जो नमी है वो कम हो जाती है जिससे शुष्क वायु संपर्क में आती है, और शुष्क वायु के संपर्क में आने से वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। यदि मृदा में जल उपस्थित है, अवेलेबल वाटर है, प्राप्य जल है, जो पौधे जिसे अवशोषित करते हैं, जिसे सक्रिय या निष्क्रिय अवशोषण करते हैं, यदि जल उपस्थित है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बेटा, जल की मात्रा अगर है ना, अगर जल की मात्रा कम है तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, कम होगा। और यदि मान लिया जल की मात्रा अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन भी बेटा क्या होगा, अधिक होता है। ठीक। तापमान, जो तापमान में वृद्धि होने पर आपेक्षिक आर्द्रता में कमी होती है, और आपेक्षिक आर्द्रता में कमी होने पर ट्रांसपायरेशन की रेट है वो बढ़ती है। पर्ण की संरचना, जो शुष्क आवास के पादप हैं उनमें मोटी क्यूटिकल होती है, धसे हुए रंध्र होते हैं ना, एपिडर्मिस भी पाई जाती है, जो ये सब क्या करती हैं, ट्रांसपायरेशन की रेट को क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं। मूल प्ररोह अनुपात में वृद्धि होने से वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। पर्ण का दिक् विन्यास, यदि पर्ण का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के समकोण पर है तो ट्रांसपायरेशन अधिक होगा, और यदि समांतर है तो ट्रांसपायरेशन कम होगा। ठीक। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलो मिटा रहा हूं बेटा इसको। अब बात करते हैं अपन ट्रांसपायरेशन के महत्व के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन के महत्व के बारे में। वाष्पोत्सर्जन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। देखो बेटा, वाष्पोत्सर्जन है उसको एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। क्या है? एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी इविल्स है। क्या है? आवश्यक बुराई है। देखो बेटा, क्यों है कि कुछ मामलों में ये कैसी होती है, लाभकारी होती है, और कुछ मामलों में ये क्या होती है बेटा, ट्रांसपायरेशन हानिकारक होता है। यदि ट्रांसपायरेशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? ट्रांसपायरेशन नहीं हुआ तो पौधे के तापमान में वृद्धि हो जाती है, और पौधे के तापमान में वृद्धि हो गई तो पादप मृत हो जाता है, क्योंकि ये पापचयी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, पापचयी क्रियाएं रुक जाती हैं स्थायी रूप से, और पादप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये जो ट्रांसपायरेशन है टेम्परेचर रेगुलेटर का कार्य करता है, ताप नियमन का कार्य करता है। अगर मान लिया बहुत ज्यादा जल हानि हो जाए पादप में, तो बेटा उसमें थोड़ी जलहानि हुई तो अस्थायी मुरझान आता है, और यदि ज्यादा जल हानि हो जाती है तो स्थायी मुरझान आ जाता है। अर्थात पादप स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं बेटा? मुरझा जाते हैं, और स्थायी रूप से मुरझाने के कारण पादप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, यहां पर अपन कुछ इस महत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखो आपको मैंने ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी पढ़ाया था रसारोहण में। ठीक, पढ़ाया था। ठीक, पौधों में क्या होता है? रसारोहण, जानते हो रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप। जाइलम के द्वारा जल का नीचे से ऊपर की ओर आरोहण या चढ़ना क्या कहलाता है बेटा? रसारोहण कहलाता है। और जो पौधों में जो रसारोहण है वो ट्रांसपायरेशन पुल पर वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष पर, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष पर क्या करता है? निर्भर करता है। जो रूट प्रेशर होता है, जो मूल लाभ होता है, वो कुछ दूरी तक ही, ठीक है ना, जल को नीचे से ऊपर की ओर धकेल पाता है, लेकिन बहुत लंबे पादपों में शीर्ष तक जो जल पहुंचता है वो किसके कारण पहुंचता है? ट्रांसपायरेशन पुल के कारण पहुंचता है। ठीक बेटा, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष के कारण। यदि ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो पादप के शीर्ष भागों तक जल नहीं पहुंचेगा, पादप वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो रसारोहण है वो बेटा किस पर डिपेंड करता है? वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष पर निर्भर करता है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन का होना जरूरी है। ठीक, अब देखो, जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो आपको पता है जल ऊपर पहुंचता है, और जल के साथ साथ आपको पता है क्या पहुंचते हैं? खनिज लवण भी पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं बेटा? खनिज लवण भी पहुंचते हैं। अर्थात वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण व अवशोषण होता है। स्थानांतरण व क्या होता है? अवशोषण होता है। किसके कारण बेटा? वाष्पोत्सर्जन के कारण।
खनिज लवण पादप के लिए ये आयन के रूप में पादप इनको जल में घुलित अवस्था में क्या करता है, अवशोषित करता है। लेकिन अवशोषण कब होगा बेटा, जब वाष्पोत्सर्जन होगा। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ तो पादप के शीर्ष भागों तक खनिज लवण नहीं पहुंचेंगे, जिससे उनमें पोषकों की न्यूनता की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, उनमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो ट्रांसपायरेशन है वो टेम्परेचर रेगुलेटर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन पर्ण के तापमान का या पादप के तापमान का पर्ण के तापमान का नियमन करता है। वाष्पोत्सर्जन पर्ण के तापमान का क्या करता है, नियमन करता है। इसके अलावा बेटा पादप कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता से अधिक जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण। ठीक, जैसे बैटूला का पादप है, भोजपत्र का बहुत अधिक जल का अवशोषण करता है। ठीक बेटा, मक्की का पादप है, बहुत अधिक जल का अवशोषण करता है। अब अतिरिक्त जल को निकालने के लिए एक माध्यम है, क्या वो, वाष्पोत्सर्जन है। अर्थात अतिरिक्त जल का निकास करना। अतिरिक्त जल का जो निकास है वो किसके द्वारा होता है बेटा, ट्रांसपायरेशन के द्वारा होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे बिंदु स्राव और रस स्राव। ठीक, गटेशन और ब्लीडिंग के बारे में। थैंक यू।